वास्तु वास करने योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश। भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। भीतरगांव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर मध्य प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। पहली बार सर्वप्रथम किसी के सती होने का प्रमाण कब मिलता है? तो 510 ईस्वी में। कब मिलता है? 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? कुटनी कहा जाता था। वृद्ध वेश्या जो बूढ़े होते थे उसको कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। गुप्त काल में वैष्णव मंदिर संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर है। दशावतार मंदिर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। दशावतार मंदिर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफा। अजंता में कुल निर्मित 29 गुफा। वर्तमान में केवल 6 ही शेष है। तो 23 जो है वो कहाँ है पता नहीं। जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा की संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। अजंता में निर्मित जो गुफा है उसमें गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म जीवन महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। चित्रशाला में बुद्ध के जन्म जीवन महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं
अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा जो 23 का हम बात कर रहे थे कि गुफा संख्या टोटल हो गया 29, जिसमें 6 जो है शेष बच गए हैं, तो बाद बाकी 23 जो है वो क्या हो गया, बाघ का गुफा हो गया, बाघ की गुफा हो गया। और जिला थार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। अजंता की गुफा जो बनाई गई है विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। अजंता की गुफा जो बनाई गई है विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है, जो मध्य प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश में है, जो थार जिला में है, जो थार जिला में है। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो कालिदास थे। चंद्रगुप्त II के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। चंद्रगुप्त II के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक जो था पंचतंत्र था। क्या था, पंचतंत्र था। पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। पंचतंत्र किस भाषा में था, तो संस्कृत में था। पंचतंत्र गुप्त काल का ग्रंथ है। पंचतंत्र किस काल का ग्रंथ है, तो गुप्त काल का ग्रंथ है। पंचतंत्र के लेखक कौन हो गए, तो विष्णु शर्मा हो गए। कौन हो गए, विष्णु शर्मा हो गए। विष्णु शर्मा हो गए। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। बाइबिल का बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश, अपरीक्षाकारित्व। मित्र से क्या हो गया, भेद हो गया। किसके लिए हुआ, तो मित्र लाभ के लिए हुआ। मित्र लाभ के लिए हुआ। जब भेद हो गया, मित्र लाभ के लिए हो गया, तो क्या हो गया, संधि विग्रह हो गया, मतलब एक दूसरे से अलगाव हो गया। फिर लब्ध प्रनाश हुआ। क्या हुआ, लब्ध प्रनाश हुआ। फिर अपरीक्षाकारित्व हुआ, यानी परीक्षा लिया गया, ऐसे रिलेट कराने के लिए है। पहले मित्र से क्या हुआ, भेद हो गया। भेद से क्यों हुआ, तो लाभ के लिए हुआ, मित्र लाभ के लिए हुआ। फिर जब हो गया भेद तो संधि विग्रह हो गया, दोस्ती टूट गया। फिर लब्ध प्रनाश हो गया। फिर अपरीक्षाकारित्व, फिर अपरीक्षा, फिर पुनः परीक्षा उसका लिया गया। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। तो आर्यभट्ट 2 ग्रंथ लिखे। पहला हो गया आर्यभट्टियम, दूसरा हो गया सूर्य सिद्धांत। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह स्टेटमेंट किसका है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह स्टेटमेंट है आर्यभट्ट का। किसका है, आर्यभट्ट का। चंद्रगुप्त II के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। चंद्रगुप्त II के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान में रचना गुप्त काल में हुई है। पुराण की रचना किस काल में हुई है, तो गुप्त काल में हुई है। किस काल में हुई है, तो गुप्त काल में हुई है। पुराण की रचना किस काल में हुई है, तो गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत
गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी, यानी शासन करने के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले भाषा क्या था गुप्त काल का? तो संस्कृत था। प्रयोग में लाया जाने वाला भाषा बोले तो संस्कृत था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। स्मृति 1 2 3 4 ये 4 स्मृति दिए हुए हैं। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म, मंदिर भी बनाया जाता है। इस कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हुए। मृच्छकटिकम में क्या है? तो इसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। प्राचीन नाटकों में मृच्छकटिकम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन मृच्छकटिकम में क्या है, क्या बताता है मृच्छकटिकम? तो ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है। और ये मृच्छकटिकम नाटक है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक बोले तो कालिदास। ये राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा इसमें वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा क्या है? वर्णित है। प्रेम का कथा क्या है? वर्णित है। जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो गुप्त काल को कहते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजाओं में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इसी वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। पुष्यभूति वंश के जन्मदाता।
तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण की सम्मानजनक उपाधि धारण की सम्मानजनक उपाधि धारण की सम्मानजनक उपाधि धारण की। पेज नंबर 15 है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी प्रभाकर वर्धन की पत्नी प्रभाकर वर्धन की पत्नी प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई, यानी 3 संतान उत्पन्न हुआ। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 3 संतान की उत्पत्ति हुई। प्रथम 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने राजवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, यानी उसका भाई जो था वो देवगुप्त को मार डाला। राजश्री राजवर्धन की बहन थी, तो राजवर्धन क्या किया, देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। उसका दोस्त देवगुप्त का दोस्त गौर नरेश शशांक धोखा देकर राजवर्धन का हत्या कर दिया। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्ष को शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष जो जिसकी बात हो रही है, हर्ष जो इसका भाई की मृत्यु हो गया, भाई का इसका मृत्यु हो गया, तो ये क्या किया, राजवर्धन इसका भाई था और राजश्री इसकी बहन थी, तो इसको क्या किया था, बंदी बना लिया था। तो जब इसकी भाई की मृत्यु हो गई
राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित किया करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। बहुत फड़फड़ा रहा था पहले, उसको बंदी बना लिया था बहन को, तो इसको पराजित कर दिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। नर्मदा नदी के तट पर क्या हुआ? युद्ध, जिसमें हर्ष की विजय हुई, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हुएनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। चीनी यात्री जो था हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। हुएनसांग को, जो ये चीनी यात्री है, इसमें यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। 41 में भेजा अपना दूत चीन में, और 43 और 45 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए, हर्ष के दरबार में। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष जो था, हर्षवर्धन, वो कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष क्या हुआ? पूर्ण बौद्ध बन गया। हुएनसांग से मिलने के बाद पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। नालंदा जो था, हर्ष के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुएनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुए थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना कौन किया? बाणभट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी का रचना कौन किया था? बाणभट्ट। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिया। हर्ष खुद नहीं लिखा, किसी और से लिखवा लिया इनाम देके। प्रियदर्शना, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की, लेकिन ये रियल में नहीं किया। रियल में कौन किया? धावक। लेकिन इसके नाम से इनाम देकर हर्ष लिखवा लिया था अपने नाम से। हर्ष ने पुरस्कार लेकर अपने नाम से ये तीनों नाटक
धावक नामक कवि लिख दिया इसके नाम से। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था, न ही सारे देश का शासक। हर्ष को अधीनस्थ शासक, महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक स्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रिक कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल आया। हर्ष में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया।